भाषा और संप्रेषण। सबसे पहले भाषा को समझते हैं, फिर संप्रेषण को, और फिर इन दोनों का जो परस्पर संबंध है उसे समझते हैं। भाषा सांकेतिक भी होती है, लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, लेकिन भाषा का एक लक्षण मुख्य है कि अपने भावनाओं को और विचारों को जब हम दूसरे तक पहुंचाते हैं और उससे कुछ रेस्पॉन्स की कामना रखते हैं कि हमारे विचार उसने समझ लिए और जो हम चाहते हैं वो उसे काम को करे सामने वाला, तो इसका माध्यम हम भाषा को बनाते हैं। जैसे हमें प्यास लगी है, पानी हम मांगेंगे दूसरे से, लिख के मांग सकते हैं, बोलकर मांग सकते हैं, या संकेत से मांग सकते हैं। तो जो हम दूसरे तक अपनी प्यास से होने की बात पहुंचाते हैं, उसका जो माध्यम होता है वो भाषा होता है। यानी कि हमारे दिल में कोई भाव उठता है, हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आता है, या हमारी कोई ज़रूरत होती है, वो सामने वाले तक पहुंचाएं, और सामने वाले तक इस तरह से पहुंचा दिया जाए कि सामने वाला समझ जाए और हमें प्रतिक्रिया दे दे, रेस्पॉन्स दे दे कि वो समझ चुका है। तो ये सारा काम भाषा से होता है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, यानी संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जो हम अपनी बात भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा समझकर हमें रेस्पॉन्स करता है, वो सारा कम्युनिकेशन कहलाता है। भाषा और संप्रेषण, ये हमारा दोनों का इसका संबंध है। यानी कि अपनी बात कहना और दूसरा हमारे अनुसार, जैसे हमने पानी अगर मांगा, दूसरा समझ जाए सामने वाला कि हम पानी मांग रहे हैं, प्यासे हैं, फिर वो हमें पानी ला कर दे दे, तो हमारा यहाँ कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है, संप्रेषण पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संप्रेषण के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी होता है, और संप्रेषण हमेशा भाषा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि पशु पक्षियों में अपनी हर बात को कहने के लिए भाषा डेवलप नहीं हुई है, भाषा का विकास नहीं हुआ है, तो वो अपने मन की सारी बातें नहीं कह सकते, और नहीं कह सकते तो सामने वाला उतना रेस्पॉन्स भी नहीं दे सकता। ये सिर्फ मानवों की, मनुष्यों की ही विकास के परिणाम है कि उन्होंने भाषा का विकास किया है। अब इसमें जो आपकी पुस्तक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें दो विद्वानों ने अपनी संप्रेषण को कुछ एक उन्होंने मॉडल बनाए हैं। एक है इसमें स्विस विद्वान हैं और उनका नाम है फाडे सशूर, और इनका जो मॉडल का सिद्धांत का नाम है वो है व्यक्तिगत वाचिक क्रिया। व्यक्तिगत यानी कि दो लोगों के बीच में होती है, वाचिक बोलकर होती है, और एक क्रिया होती है। तो इस व्यक्तिगत वाचिक क्रिया को के माध्यम से हम संप्रेषण को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आदमी बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो दो लोग इसमें ज़रूरी है, एक वक्ता जो बोलता है और दूसरा श्रोता। इनमें संप्रेषण की क्रिया कैसे संपादित होती है, इसे हम इससे समझ लेते हैं व्यक्तिगत वाचिक क्रिया के माध्यम से। तो इसमें एक मानसिक क्रिया होती है और दूसरी जो क्रिया होती है वो शरीर क्रियात्मक, मानसिक पक्ष और शरीर क्रियात्मक पक्ष होते हैं। तो मानसिक पक्ष कौन सा होता है? जैसे मुझे प्यास लगी, और प्यास लगने के बाद मेरा जो मस्तिष्क है उसके अंदर एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया होने से पहले भी एक विचार आएगा मेरे अंदर कि मुझे पानी चाहिए, यानी कि प्यास से संबंधित जो भी चीज़ है, या समझिए कि आपको प्यास नहीं लगी, आपको कोल्ड ड्रिंक का मन कर रहा है, तो वहाँ एक मस्तिष्क में विचार जो आता है, एक जो मस्तिष्क में काम होता है कि मुझे क्या चाहिए, ये मानसिक पक्ष होता है। और ये वहाँ तक मानसिक पक्ष होता है कि जब हमारा मस्तिष्क ये समझ लेता है कि हमें ये चाहिए, प्यास लगी है, हमें ये समझा मस्तिष्क ने, दिमाग ने, और फिर वो उससे संबंधित क्या चीज़ है उस तक काम करता है कि प्यास लगी है, और प्यास बुझाने के लिए एक संबंधित चीज़ पानी है। और फिर हमारा मस्तिष्क, हमारी जो बोलने की अंग हैं, जो बोलने के अवयव हैं, वाणी के अवयव, जैसे हमारा गला है, जीभ है, होंठ है, तो वो वहाँ तक हमारा दिमाग संदेश पहुँचाता है कि इन ध्वनियों का उच्चारण करो,
यानी कि अगर हम ध्वनियों का उच्चारण नहीं करेंगे या शरीर से कोई इशारा नहीं करेंगे कि हमें पानी चाहिए, तो सामने वाला नहीं समझ सकता है। तो यहाँ तक का सारा मानसिक पक्ष हो जाता है। अपनी ज़रूरत समझना, ज़रूरत समझने के बाद उससे संबंधित चीज़ की तलाश करना, फिर उस चीज़ से संबंधित ध्वनियों का निर्माण जो समाज में पहले से होता है, उसको हमारे बोलने वाले अंगों तक ये मैसेज पहुंचाना, संदेश पहुंचाना कि इस शब्द का या इन ध्वनियों का उच्चारण करो। ये हमारा मानसिक पक्ष कहलाता है। फिर जब मस्तिष्क का एक संदेश हमारे अवयवों को मिल जाता है कि जीभ को मिलता है, कंठ को मिलता है, होठों का मिलता है, जैसे हम पानी बोलते हैं तो पा हमारे होठ काम करते हैं, नाक में दांत और जीभ दोनों काम करती हैं। तो हमारे सारे अंगों को जब एक संदेश मिल जाता है तब वो उसका पानी का उच्चारण करते हैं। तो जो पानी का उच्चारण करेंगे ये शरीर क्रियात्मक पक्ष बोला जाता है। अब से पहला मानसिक पक्ष बोला जाता है जो सारे काम हमारा मस्तिष्क करता है, और फिर ये शरीर क्रियात्मक पक्ष बोला जाता है जिसमें हमारा शरीर काम करने लगता है, शरीर के कुछ अंग काम करने लगते हैं, चाहे हम हाथ से इशारा कर लें पानी मांगने के लिए या जुबान से, लेकिन हमारा उसमें शरीर का योगदान बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो हमारा उच्चारण होता है वो श्रोता तक पहुंचता है। तो अब तक जो वक्ता था उसका पहले मानसिक पक्ष काम करता है, फिर शरीर क्रियात्मक पक्ष काम करता है। लेकिन जब श्रोता जो सुनता है तो उसका पहले शरीर क्रियात्मक यानी श्रव्य जो सुनने वाले जो उसके अंग हैं वो काम करते हैं, और उसको श्रव्यात्मक पक्ष भी कह देते हैं। या तो श्रव्यात्मक पक्ष कहें या वही कह सकते हैं शरीर क्रियात्मक पक्ष। तो उसका पहले जो कैसे काम करेगा उसका, कि उसके कान उस चीज़ को सुनेंगे जो हमारे जीभ ने, हमारे होठों ने, यानी हमारी वाणी के जो अंग थे उनसे पहले उन्होंने काम किया, तो फिर वो श्रोता का जो सुनने वाले अंग हैं वो काम करेंगे। उसके जब कान सुनते हैं तो कानों से मस्तिष्क में मैसेज जाता है कि पानी शब्द का उच्चारण हुआ। तो हमारा जो ये शरीर क्रियात्मक पक्ष श्रोता का जब खत्म होता है, फिर उसका मानसिक पक्ष शुरू हो जाता है। जो मस्तिष्क है उसका वो अध्ययन करता है, इस चीज़ को डिकोड करता है कि पानी जो शब्द बोला गया है, जो ध्वनि, हम शब्द नहीं बोलेंगे, हम ध्वनि बोलेंगे, कि जो पानी जैसी ध्वनि जो इस कान में आई है ये किस चीज़ से संबंध रखती है। तो वो उससे जो पानी शब्द चीज़ है, संकल्पना हम उसे बोल सकते हैं, समाज में पानी किसको कहा जाता है उससे वो संबंधित करता है दिमाग। और जब दिमाग उससे संबंधित करता है तो हम पानी लाने के लिए चले जाते हैं, और या उसे कहते हैं कि ठीक है अभी हम तुम्हें पानी देते हैं, और फिर उसे या तो पानी देते हैं ये कह दिया जाए और फिर पानी ला के दिया जाए, या पानी ला के उसे दे देते हैं, और जब उसे पानी ला के दे देते हैं तो उसका फिर जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण पूरा हो जाता है। लेकिन अंतर इसमें यह है कि जो वक्ता था उसका पहले मानसिक पक्ष काम करता है, फिर शरीर क्रियात्मक पक्ष काम करता है। इसके अपोजिट जो श्रोता है उसका पहले शरीर क्रियात्मक पक्ष काम करता है, सुनने के जो अंग हैं वो काम करते हैं, और फिर उसका मानसिक पक्ष काम करता है। और मानसिक पक्ष काम करता है कि पानी ध्वनि किस वस्तु से संबंधित है, ये ध्वनियाँ, और फिर वो उसको रेस्पॉन्स करता है, यानी कि जो संप्रेषण होता है वो चक्र की तरह चलता रहता है, रुकता नहीं है। जहाँ से वक्ता से शुरू हुआ और फिर वक्ता पे ही आकर जब श्रोता उसे जवाब दे देता है, यानी कि फिर उसका शरीर क्रियात्मक पक्ष काम करता है। और जब शरीर क्रियात्मक पक्ष काम कर देता है वक्ता का, तब श्रोता का, तब हमारा संप्रेषण पूरा होता है। यदि जो श्रोता है उसका पहले शरीर क्रियात्मक पक्ष यानी सुनने की इंद्रियां काम करती है, फिर उसका मानसिक पक्ष काम करता है, और अगर उसका मानसिक पक्ष काम कर चुका होता है और फिर शरीर क्रियात्मक पक्ष में नहीं आता है, यानी कि फिर वक्ता वो नहीं बनता है बताने के लिए, या शरीर के अन्य अंग कुछ काम पानी मान लिया ला के रह देते हैं, उसका शरीर क्रियात्मक पक्ष अगर काम नहीं करता है तो संप्रेषण अधूरा रह जाता है। यानी कि दोनों के बीच में चलता रहना जरूरी होता है। संप्रेषण का एक और मैं दूसरी चीज़ इसको बता देती हूँ आपको, कि
केवल बोलते रहना संप्रेषण नहीं कहलाता है। जैसे कि आप छत पर खड़े हुए कोई गाना गुनगुना रहे हैं, बाथरूम में नहाते हुए कोई गाना गुनगुना रहे हैं, तो आपकी ध्वनियाँ तो काम कर रही हैं, लेकिन आपका उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी बात को कोई सुने और रेस्पॉन्स करे, तो उसे संप्रेषण हम नहीं कहते हैं। संप्रेषण तभी होता है या तभी संप्रेषण कहा जाता है जब हम किसी पर अपनी बात का कोई प्रभाव डालना चाहते हैं और वो प्रभाव पड़े और पड़ने के बाद हमें उसका उत्तर भी मिले, वहाँ संप्रेषण होता है। क्योंकि जब आप बाथरूम में गाना गुनगुना रहे हैं तो आपका उद्देश्य ही नहीं है किसी को गाना सुनाना और उनसे रेस्पॉन्स प्राप्त करना। लेकिन अगर आप मंच पर गाना गा रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होता है कि वो आपको रेस्पॉन्स दें, कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, वाह वाह करें वो, तो वह सारा जो है आपका संप्रेषण कहलाता है। दूसरी एक चीज़ है कि जो ये सश्चूर है वो ये भी कहते हैं कि वाणी, वाक और संप्रेषण ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। उसका कुछ तो संबंध इसी बात से है जो मैंने अभी आपको बताई, और एक दूसरा भी है कि जो वाणी होती है व्यक्तिगत होती है। जो ध्वनि हम अपने मुंह से निकालते हैं या किसी तरह से भी निकालते हैं वे व्यक्तिगत होती है, लेकिन भाषा सामाजिक होती है। जैसे कि एक शब्द हम बोल रहे हैं व्यक्तिगत और किसी उस समाज में बोल रहे हैं जहाँ उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है या फिर दूसरा अर्थ होता है, तो वहाँ वो काम नहीं करती है। जैसे कि आप एक उदाहरण आई ले सकते हैं। आई, अगर अंग्रेजी समाज में, जो अंग्रेजी भाषी समाज में हम बैठे हुए हैं, वहाँ अगर आई बोलते हैं तो वहाँ उसका अर्थ होता है मैं। लेकिन अगर इसी बात को आप दक्षिण भारत के समाज में बोलते हैं तो वहाँ आई माने होता है माँ। तो ध्वनि एक है, यानी ध्वनि तो व्यक्तिगत है, पर भाषा सामाजिक चीज़ है, सामाजिक संकल्पना है। किसी समाज में आप अगर कोई ध्वनि निकालते हैं और वहाँ वो किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग की जाती है और अन्य किसी समाज में दूसरे अर्थ में प्रयोग की जाती है, तो आपकी ध्वनि का अर्थ उसी समाज के अनुसार लगेगा। यानी कि भाषा समाज की चीज़ है, समाज से अचीव की जाती है, और हमारी ध्वनियों का अर्थ समाज विशेष उसी तरह से निकालता है जैसा कि उस समाज में उस शब्द को या उस ध्वनि को माना जाता है। यानी कि भाषा एक सामाजिक चीज़ है और जो वाणी हम बोलते हैं वो एक व्यक्तिगत चीज़ है, और संप्रेषण का जो आधार होता है वो भाषा होती है जो सामाजिक संकल्पना है, ना कि व्यक्तिगत। तो ये हुआ आपका सश्चूर का। और दूसरा है आपका ले ब्लूमफील्ड, जो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। उनका भी एक प्रतिदर्श है, मॉडल है, और वो है आपका उत्प्रेरणा और अनुक्रिया। उनका मॉडल उत्प्रेरणा और अनुक्रिया काम ऐसे ही करेगा जैसा हमने संप्रेषण आपको शुरू में बता दिया था, लेकिन वो एक अलग उदाहरण से समझाते हैं। वो ये समझाते हैं कि जैसे पानी को ही उदाहरण लेते हैं, हालांकि इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो किसी पेड़ से फल तोड़ के लाने का दिया है। हम पानी के उदाहरण से आपको समझाते हैं कि जब आपको प्यास लगी होती है, आपकी एक इच्छा होती है या एक ज़रूरत होती है, तो वो आपको भाषा बोलने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि दूसरे से कहने के लिए जो प्रेरित करता है। अगर आपको प्यास नहीं लगेगी तो आप पानी नहीं मांगेंगे। तो जो आपका प्यास लगना है, ये पता होना है कि प्यास बुझाने के लिए वो तरल पदार्थ चाहिए होता है जिसको हम पानी कहते हैं। तो आपका प्यासा होना, ये जानकारी होना कि एक तरल पदार्थ है, उसे भाषा में इस समाज में पानी कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी समाज में होंगे तो आप वहाँ उसे वाटर कहने लगेंगे, कहीं किसी ब्राह्मण समाज में होंगे तो वहाँ जल कहने लगेंगे। तो वो मेन चीज़ जो है ये है कि प्यासा होना और ये पता होना कि एक तरल पदार्थ से मिटने वाली है प्यास, और इसको पानी, वाटर या जल कहते हैं। इसको कहते हैं उत्प्रेरणा, और इस उत्प्रेरणा को ब्लूमफील्ड कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपको पानी का उच्चारण करना होगा, और जो पानी का उच्चारण करना होता है वो उसको ये जो है आर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उससे पहले उसी से पहले बताती हूँ, यहाँ बाद में जाते हैं। इसको उत्प्रेरणा कहा जाता है
जो हमारी भाषा बोलने के लिए, पानी कहने के लिए हमें उत्प्रेरित करती है हमारी ज़रूरत। यहाँ तक ये उत्प्रेरणा है और ये वक्ता की, जो बोलने वाला है उसकी चीज़ है। और उसके बाद जब उच्चारण हम कर देते हैं, भाषा के माध्यम से कह देते हैं सामने वाले से पानी लाओ, तो जो श्रोता होता है, जो सुनता है, वो पानी लाता है, वो अनुक्रिया कहलाती है और उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं ब्लूमफील्ड। यानी कि जब वक्ता की जो ज़रूरत, इच्छा होती है वो उत्प्रेरणा, और जो सुनने वाले की, श्रोता की जो सुनने के बाद प्रतिक्रिया होती है, अनुक्रिया, उसे इन्होंने कहा है अनु माने बाद में होने वाली क्रिया। उत्प्रेरणा जो उसे प्रेरणा दे रही थी भाषा बोलने के लिए, पानी कहने के लिए, उसकी प्यास। और अनुक्रिया जो श्रोता सुनने के बाद में क्रिया करता है, वो अनुक्रिया। तो उत्प्रेरणा को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं ब्लूमफील्ड, और अनुक्रिया जो श्रोता उसके रेस्पॉन्स में काम करता है उसको कैपिटल आर से। अब जो भाषा होती है, जो हमने अभी सशुर वाला जो पढ़ा था, वो भी फिर अब इसमें बीच में आ जाता है कि जब उत्प्रेरणा काम कर देती है अपना, यानी कि उसको पानी कहने के लिए तैयार कर देती है, तो फिर एक अनुक्रिया होती है। और वो अनुक्रिया किसकी होती है? वक्ता की। अनु मतलब बाद में, और क्रिया मतलब काम होना। तो जब उत्प्रेरणा काम कर चुकी होती है, वो कैपिटल एस से प्रदर्शित की, और जब वो पानी का उच्चारण करता है, यानी कि वो क्रिया करता है, उसके शरीर के अंग काम करते हैं, तब वो अनुक्रिया, क्योंकि वक्ता की अनुक्रिया है, तो वो स्मॉल एस से, स्मॉल आर से, अनुक्रिया का मतलब आर, और क्योंकि वो स्मॉल आर है, वक्ता की अनुक्रिया है, तो उसको इसलिए स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो है आपका वक्ता सुनता है, और जब वो सुनता है तो सुनने के समय वो उत्प्रेरणा आती है उसके अंदर, उसे प्रेरणा मिलती है कि मुझे इसके लिए पानी लाना है, लेकिन पूरा नहीं होती वो उत्प्रेरणा, छोटी होती है। सबसे बड़ी उत्प्रेरणा किसकी थी? वक्ता की, क्योंकि उसको प्यास लग रही है बहुत तेज, और उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में जो वक्ता, श्रोता की प्रेरणा है पानी लाने की, वो उसकी अपेक्षा कम होगी, क्योंकि प्यास उसे जिसको लग रही है ज़्यादा महसूस होती है। जैसे कहावत है कि जाके पैर न पड़े बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो बड़ी उत्प्रेरणा पानी कहने की वक्ता की थी, क्योंकि उसे तेज प्यास लगी है, और उससे कम प्रेरणा उसकी होगी श्रोता की, जिसे पानी लाना है, तो उसे कैपिटल छोटा जो एस होता है उससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से। और फिर जब वो पानी लेकर आता है, तब वो बड़ी अनुक्रिया हो जाती है, यानी कि उत्प्रेरणा उसकी छोटी थी, लेकिन अनुक्रिया उसकी बड़ी मानी जाती है, और उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्लूमफील्ड का जो हुआ, सबसे पहले जो आपकी पुस्तक में भी है, कैपिटल एस और कैपिटल आर, यानी कि श्रोता, वक्ता की उत्प्रेरणा एस से, और श्रोता की अनुक्रिया कैपिटल आर से। और उसके बाद हम ऐसा मान सकते हैं, इसका जो पूरा क्रम होता है, सबसे पहले वक्ता की उत्प्रेरणा यानी कैपिटल एस, फिर वक्ता की अनुक्रिया, उसके बाद की उसकी क्रिया स्मॉल आर, यानी कि वो पानी जब बोलता है, उसके बाद जो श्रोता होता है, श्रोता की उत्प्रेरणा होती है सुनने के बाद, तो स्मॉल एस, और फिर उसकी अनुक्रिया होती है कैपिटल आर, श्रोता की पानी का लाना। जब वो पानी लाने की सोचता है तो स्मॉल एस, यानी कि छोटी प्रेरणा, उत्प्रेरणा, और जब पानी लेकर आता है तो बड़ी अनुक्रिया, क्योंकि उसी अनुक्रिया के लिए ये सारा तामझाम जोड़ा गया था। तो ये ब्लूमफील्ड ऐसा करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि संप्रेषण कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होना जरूरी होता है। उसका माध्यम भाषा होता है। पहले मानसिक पक्ष काम करता है वक्ता का, और फिर शरीर क्रियात्मक काम करता है वक्ता का, शरीर क्रियात्मक पक्ष।
उसके बाद श्रोता का पहले शरीर क्रियात्मक पक्ष यानी कि कान काम करते हैं, सुनने की इंद्रियां काम करते हैं। फिर उसका मानसिक पक्ष काम करता है, यानी कि जो शब्द उसने सुने उनको उससे संबंधित करता है कि इसके इन ध्वनियों का संबंध किस चीज़ से है। क्योंकि जैसे हमने पानी मांगा तो वो दिमाग संबंधित करेगा कि ये उस तरल पदार्थ से है जो प्यास बुझाता है। लेकिन यदि हम पेन मांग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उससे डिकोड करेगा, उसको रीड करेगा इस चीज़ के लिए कि इसका संबंध किस चीज़ से है, पेन से। तो फिर वो दिमाग बता देता है कि इसका संबंध लिखने की इस तरह की चीज़ से है। फिर हमारा शरीर क्रियात्मक पक्ष काम करेगा, वो पेन उठाएगा, ना कि गिलास में पानी भरेगा। तो ये हमारा संप्रेषण पूरा हो जाता है।